मैं उद्बोधन की अगली कड़ी में हमारी कौम के हक और अधिकार के लिए संघर्ष करने वाले योद्धा, जिन्होंने हमेशा अपना सर्वोच्च नेतृत्व देने का प्रयास किया, बहुत सी चीज़ें उन्होंने अपने समाज के नेतृत्व के अंदर उन्होंने दी समाज और बिरादरी को, और एक योद्धा के रूप में, एक लीडर के रूप में इस कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इस जाट कौम को जोड़ने का काम किया और देश के अंदर इस कौम के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी, उनके नेतृत्व में लड़ी गई और एक बार उस लड़ाई को जीत भी लिया था। लेकिन देश की न्यायपालिका के सिस्टम के माध्यम से हमारे हक और अधिकार छीने गए। हम जब तक, मैं इस मंच के माध्यम से आपसे आह्वान करता हूं कि जब तक जहां से हमारी कौम के हक और अधिकार छीने गए उन कुर्सियों पर कौम और बिरादरी के व्यक्ति नहीं बैठेंगे, तब तक इस जाट कौम का भला नहीं हो सकता। इसलिए इस बड़ी सरदारी से निवेदन करता हूं कि इस देश की न्यायपालिका के सिस्टम को सुधारने के लिए इसमें अपना योगदान देने का काम आप लोगों को करना पड़ेगा। और मैं उद्बोधन के लिए जाट आरक्षण के योद्धा चौधरी यशपाल सिंह जी मलिक साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें। चौधरी यशपाल मलिक जी। आज इस अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद में आए हुए मेरी इस महान कौम के सम्मानित मंच पर बैठे हुए सभी सदस्य, मेरी कौम के बुजुर्गों, साथियों और मातृ शक्ति के रूप में हमारी बहनें और प्यारे बच्चों, इस कार्यक्रम का ये 10वां आयोजन है और मैं दाद देना चाहूँगा भाई कलवानिया और पलसानिया की, जिन्होंने सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से इस कौम को बांधने का काम किया। हम लोग जिस काम के लिए निकले थे 2006 में, और वो लड़ाई का काम था, अपनी कौम के अधिकारों का काम था, उसके लिए बहुत बड़े बड़े आंदोलन भी हुए, लेकिन उसके बाद भी एक कौम को बांधने का जो काम करना है, जिसमें हम सामाजिक रूप से एक रहे, वो काम इस अगली पीढ़ी को करना था। और इन्होंने इस काम की शुरुआत करके और बहुत ऊंचा मकाम देश में स्थापित किया। इसके लिए मैं इन दोनों भाइयों का शुक्रगुजार हूं। जो भाई अभी कह रहे थे कि हमें जुडिशरी में किस तरह से हम प्रवेश करें, किस तरह से सिस्टम को बदलें, गांव देहात का आदमी, किसान का बेटा जब भी न्याय करने जाएगा तो वो निश्चित रूप से अपने साथ भी न्याय करेगा और दूसरे के साथ भी न्याय करेगा। वो भेदभाव कर ही नहीं सकता। जाट कौम एक इतनी बड़ी देश की कौम है, हम लगभग 1/4 लोकसभा का निर्धारण करते हैं, लेकिन बटे हुए किस चीज़ पे हैं? हम धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से अलग अलग जगह बटे हैं। जिस तरह अभी एक भाई ने माँ अर्बुदा का नारा लगाया, मुझे इस देश की संस्कृति को देखने का बहुत नज़दीक से मौका मिला। आज माँ अर्बुदा का नाम लेके आंजना चौधरी एक जगह खड़ा है, लेकिन अगर हम हरियाणा में कोई नारा लगाएं, उस पर हम एक जगह नहीं खड़े हैं। राजस्थान में वीर तेजा जी का नारा लगाएं तो हम एक जगह खड़े हैं। हम पंजाब में गुरुओं का नारा लगाएं तो पूरी जाट सिख कौम एक जगह खड़ी है। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम संस्कृतियों में बटे हुए, हरियाणा में तमाम संस्कृतियों में बटे हुए, इस चीज़ को एक करने का बीड़ा इन दोनों भाइयों ने जो उठाया है वो निश्चित रूप से सराहनीय के साथ साथ इनकी दिन रात मेहनत। मैं 2007 में पहली बार राजस्थान गया जाट आरक्षण आंदोलन की मुहिम लेके, और आरक्षण मिल चुका था। ऐसे 2 युवा थे जो आरक्षण होते हुए भी मेरे साथ खड़े थे पूरे आंदोलन में, वो थे कलवानिया और पलसानिया। किसान आंदोलन में किसानों के साथ खड़े थे, वो थे कलवानिया और पलसानिया। किसी कार्यक्रम के आयोजन के पीछे कितना पसीना बहाना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये हर राजनीतिक आदमी को पता, हर सामाजिक आदमी को पता। हम लोग एक दिन के लिए आए,
अपने काम से चले गए और जातीय सम्मान में इकट्ठा हो गए। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि जातीय सम्मान में एक बार इकट्ठा नहीं होना, इस संगठन को जो इन्होंने तैयार किया इसमें जुड़ के इसको मजबूत करना है। और कौम के जिम्मेदार आदमी किस तरह गैर गंभीर होते हैं, मेरे विचार से यहां अंजना चौधरी को 2005 से रिजर्वेशन है, 94 से, और 2005 में मोदी जी ने तो अपना रिजर्वेशन प्रदेश और केंद्र में साथ ले लिया, और मेरे आंजना भाई और इस कौम के नेता बैठे सोनिया गांधी के साथ भी मिलते रहे, लेकिन अपना काम नहीं करा पाए। भाइयों ने, आज तो आपकी सरकार है देश में, अगर गुजरात का अंजना चौधरी चाहे तो मोदी जी और अमित शाह जी को बैठा के ये कह सकता है कि इस हिंदुस्तान में जाट कौम को आरक्षण दे दो, और मैं मानता हूं वो आरक्षण मिल सकता है। लेकिन ये नेतृत्व आप लोगों को करना पड़ेगा। देश ने तो आपको नेता मान लिया, और हम भी आज आपको नेता मान रहे हैं, अंजना चौधरियों को। ये कार्यक्रम आपके नेतृत्व में यहाँ है, भाई कलवानी और पलसानिया ने, ये जिम्मेदारी भी आपको उठाने होगी। ये आम लड़ाई नहीं है। जो चौधरी छोटूराम ने एक वर्ग तैयार किया था किसान और मजदूर का, वो चौधरी देवीलाल के टाइम तक रहा। आज देश में 3 वर्ग है, एक है साधारण वर्ग, दूसरा है ओबीसी वर्ग, और तीसरा है एससी एसटी। जिस दिन आप ओबीसी वर्ग में आ गए, इस देश की राजनीति में आप मुख्य लोग होंगे, इस देश को चलाने वाले राजनीतिक लोग आप होंगे। ओबीसी की कितनी बड़ी राजनीति है, इस देश की 60% जनसंख्या का निर्धारण करते हैं। जब ये कलवानिया और पलसानिया जैसे भाई इस देश की ओबीसी को आवाज देंगे कि एक हो जाओ, आज ये जाट को एक कर रहे हैं, जब आप पूरे देश का जाट आरक्षण में होगा तो आप ओबीसी को भी लीड कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर वो ताकत है जो 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर पर बैठ के अपने कानून वापस करा सकती है, वो इस देश के ओबीसी को दिशा दे सकती है। इसलिए मेरा निवेदन है, ये भाई जहां खड़े हो वहां इनके साथ खड़े रहो, लेकिन साथ के साथ अपनी मांगों को भी जारी रखो। बहुत सी साजिश आपके सामने आएगी। अगर आज जुडिशियरी पे कब्जा चाहते हो, उत्तर प्रदेश में 99 में रिजर्वेशन हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश में 5 जज नहीं थे, आज रिजर्वेशन होने के बाद 500 जज है। दिल्ली में रिजर्वेशन से पहले 5 जज नहीं थे, आज दिल्ली जुडिशियरी में 200 जाट के बच्चे बैठे हैं। अब जिस अदालत में जाओगे, जिस तरह से आप जुडिशियरी में जाओगे, आईएएस में जाओगे, आईपीएस में जाओगे, ये साधारण सपना नहीं है रिजर्वेशन का। और ये मैंने भी नहीं देखा, कोई ये मानता हो कि मैंने देखा। इसकी लड़ाई भी राजस्थान से शुरू हुई, इन्होंने समय पर आरक्षण ले लिया, और आज अगर 62 बच्चे आए हैं तो उसमें 40 राजस्थान के हैं, केवल रिजर्वेशन के कारण। इसलिए मैं तो आपको केवल एक बात कहता हूं, बहुत सी जाट समाज में एक सबसे बड़ी बुराई है, जब भी कोई काम करने चलेगा वो मैंने भी भुगती और कलवानिया और पलसानिया भी भुगत रहे हैं। राजनीतिक लोग, हमारी कौम के राजनीतिक लोग उनकी टांग खींचने का काम करते हैं, लेकिन आम जाट उनको ताकत देने का काम करता है। आप जिस तरह के लोग यहां इकट्ठे हो, आप देश बदल सकते हो। जो लोग राजस्थान के बाहर आए, यहां किसी देश के प्रधानमंत्री की ताकत नहीं है कि वो मां अरबुदा का नारा ना लगाए और मां उमिया का नारा ना लगाए। किसी देश के प्रधानमंत्री की ताकत नहीं है वो लिंगायतों में जाके लिंगायत मठ पे मत्था ना टेके। आज गुजरात के कड़वा और लेवा पटेल ने यहां सरदार धाम बनाया है और अपने बच्चों की शिक्षा के लिए बनाया है, और वो बनकर तैयार हो चुका और उसमें पढ़ाई शुरू हो चुकी। और इनसे पहले छोटूराम धाम की नींव रखी गई, वहां टांग खिंचाई का ही काम चल रहा, दूसरा कोई काम नहीं चल रहा कि इस पे कब्जा कौन करेगा। आप प्रवासी लोग हो जो गुजरात में आए, आपने इस संस्कृति को देखा, मैंने भी देखा, क्योंकि मैं 88 से लेकर 92 तक
यहाँ एयरफोर्स में रहा जामनगर में, मैं यहीं पढ़ा, मैंने यहीं से LLB की। मैं गुजरातियों के नज़दीक जाट कौम का काम करने से पहले हूँ। जिस तरह ये हाथ खींचते हैं अपने आदमी का और आगे बढ़ाने का काम करते हैं, आज हिंदुस्तान में इतने लोग बाहर जा चुके, अगर वे अपने का हाथ खींचेंगे तो इस हिंदुस्तान को खाली करके दुनिया भर पे कब्जा कर सकते हो। मेरा आपसे सबसे यही निवेदन है कि आप एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को रास्ता दिखाएं। रास्ता दिखाने वाला सबसे बड़ा होता है। और मैं धन्यवाद दूंगा तमाम भाई हमारे आंजना यहाँ बैठे हैं, और इससे पहले भी मैं इनकी मीटिंगों में भी आता रहा। संकुल की मीटिंग हो चाहे कोई दूसरी मीटिंग हो, मुझे आने का मौका मिला। लेकिन जितनी खुशी आज यहाँ आने पे हुई, क्योंकि इस कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान से आके जाट भाइयों ने किया है, इतनी खुशी कभी नहीं हो सकती। क्योंकि यह कार्यक्रम इससे पहले हम आए तो आंजना भाइयों के कार्यक्रम में आए, आज आए आंजना और जाटों के इकट्ठे कार्यक्रम में आए। इनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अगर हमने इनसे सीखने का काम किया, आज कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें से 10, 20, 50 आदमी आंजनाओं के दुनिया के ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, इंग्लैंड में ना बैठे हो। कोई गांव ऐसा नहीं है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, इन भाइयों से सीखने की जरूरत है। इनसे हमारा खून का रिश्ता है, और इस खून के रिश्ते को जिस तरह बड़ा करने का काम और सामाजिक एकता करने का काम भाई कलवानी और पलसानिया कर रहे, इसके लिए मैं पुनः धन्यवाद करता हूं। और पुनः कहता हूं कि जाट आरक्षण लोगे तो इस देश की राजनीति पे भी राज करोगे, जुडिशियरी पे भी राज करोगे, और बाकी संसाधन और सिस्टमों पे भी राज करोगे। जय हिंद, जय जाट, जाट एकता।